हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जो कल का टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको आज कवर करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है जस्ट। ये बहुत जल्द कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है। ये घटना चक्र मैगजीन का एनालिसिस और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, इनके बारे में बात की गई है। इस पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। ठीक है, इसी तीन आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों पे एक वीडियो बनाया था, इसमें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो हैं आंध्र प्रदेश के वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। और ये ने राज्य की समग्र विकास के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी.एन. राव की अध्यक्षता जी.एन. राव की थी। अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। राज्य के सामने समान विकास के लिए जी.एन. राव समिति ने सिफारिश की। राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 3 शहर विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, ठीक है, 3 विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल को राजधानी के रूप में गठित किया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 20 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य की जो विधानसभा है राज्य में 3 राजधानियां बनाने की योजना संबंधी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित किया। ठीक है। इस विधेयक का उद्देश्य विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड अमरावती को विधायी राजधानी, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, देन कुर्नूल को न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, अमरावती को विधायी राजधानी और इस अमरावती विधायी राजधानी, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। ठीक है। और जो विशाखापट्टनम को है कार्यकारी राजधानी। ठीक है, आगे देखते हैं। विधेयक के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा आंचलिक योजना और विकास बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन एबोलिशन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। यह निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को विधान परिषद में पारित न करा पाने के संदर्भ में लिया गया था। ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 8 जून 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण भराड़ीसैंण को उत्तराखंड राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मियों वाली भराड़ीसैंण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संदर्भ में 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृत से अधिसूचना जारी की गई। बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पूर्व 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राज्य के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट सत्र 3 से 6 मार्च 2020 का आयोजन गैरसैंण में ही किया गया। ठीक है, जो बजट सत्र का आयोजन
इसी जो ग्रीष्मकालिक राजधानी बनाई गई उत्तराखंड की, इसी में गैरसैंण में किया गया। उत्तराखंड राज्य का देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपनी स्थायी राजधानी की घोषणा से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 20 वर्षों से अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, अर्थात देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देहरादून को अब तक अस्थायी के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रायसीना संवाद। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। रायसीना संवाद के पहले 4 संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः 16, 17, 18, 19 में आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, 4 सालों में। इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ। मतलब 16 से स्टार्ट हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 का जो था ये 5वां संस्करण है। और इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना संवाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस संस्करण का विषय 21@20, ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था। ठीक है, ये संस्करण का विषय याद रखिएगा, 21@20, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट है 14 जनवरी 2020 को 5वें संस्करण का उद्घाटन भाषण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो संदेश के माध्यम से दिया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने 5वें संस्करण का उद्घाटन वीडियो संदेश के माध्यम से दिया था। फिर इस वर्ष 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाली प्रमुख वैश्विक हस्तियों में न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री एलन क्लार्क, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, स्वीडन के ये कार्ल बिल्डट, डेनमार्क के पूर्व मुख्यमंत्री एंडर्स रासमुसेन, भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री त्शोरिंग तोब्गे तथा दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान स्यूंग सू शामिल थे। ये लोग वैसे पूछे नहीं जाएंगे, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाला रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्री-ला संवाद से प्रेरित है। पूछा जा सकता है किससे प्रेरित है, तो सिंगापुर के सांग्री-ला संवाद से। ठीक है, अब है 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 अर्ली ईयर्स। इसमें देख लेते हैं क्या इस स्कीम में है। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वर्ष 2005 से संचालित है। ठीक है, एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। 3 से 16 वर्ष के बच्चों की विद्यालय में जो नामांकन की स्थिति का इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तथा 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की आसान पाठ पढ़ाने, बेसिक रीडिंग और बुनियादी गणित करने की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। 5 से 16 वर्ष। इसी क्रम में हाल ही में जारी असर अर्ली ईयर्स नामक रिपोर्ट 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पर केंद्रित है। ये मतलब एक दूसरी जारी की गई है अर्ली ईयर्स नामक रिपोर्ट
ये 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है। इसमें बच्चों के स्कूलों में नामांकन और उनकी क्षमताओं से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया गया है। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 14 जनवरी 2020 को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, द्वितीय शिक्षा की शीर्षस्थ गैर व्यावसायिक संस्था प्रथम द्वारा 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 अर्ली ईयर्स जारी की गई। डेट याद रखिए, 14 जनवरी 2020। वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को 0 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। 0 से 8, ठीक है। नेक्स्ट है असर 2019 अर्ली ईयर्स के तहत भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों में कुल 1514 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है। कितने? 24 राज्यों के 26 जिलों में कुल उसमें गांव थे 1514। इनका सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी जिलों को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया। यूपी में पूछा जा सकता है यूपी के कौन से जिले थे, तो लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखेंगे संज्ञात्मक विकास और प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक गणित एवं सामाजिक, यही सब इसमें इसी गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असर 2019 के आंकड़ों को यह स्पष्ट होता है कि 4 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है ये। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, स्कूलों में जहां 4 वर्ष के 91.3% बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया, वहीं 8 वर्ष के 99.5% बच्चों का नामांकित हैं। ठीक है, 4 वर्ष की बात की जाए तो इतना परसेंटेज है 91.3, और वहीं 8 वर्ष में बात की जाए तो 99.5, इतने बच्चे नामांकित हैं। कोलकाता, अब आते हैं कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या बात है। कोलकाता पत्तन भारत सरकार का एक बड़ा नदी पत्तन है, मतलब ये मेजर फोर्ट है। ठीक है, कोलकाता पत्तन देश के प्रारंभिक बड़े पत्तनों में से एक है। वर्ष 2018-19 में कोलकाता पत्तन के माध्यम से 63.763 मिलियन टन के कार्गो का संचालन हुआ, जो इस पत्तन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पत्तन न्याय 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई। ठीक है, ये नाम चेंज हुआ है। 150वीं वर्षगांठ थी 15 जनवरी 2020 को इसकी। ठीक है, तो कोलकाता पत्तन न्यास का नाम बदलकर ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया। ये पूछा जा सकता है कि नाम बदल गया, अब क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब कोलकाता पत्तन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। वर्ष 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पत्तन न्यास किया गया था, यह 2017 की बात है। भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों, डक्स आदि पुनर्निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र सरकार को। ठीक है, नाम चेंज करने की। फिर आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना में देखते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। इसका उद्देश्य पात्र असंबद्ध बस्तियों, मतलब अनकनेक्टेड हैबिटेशंस तक सभी मौसम में पहुंच उपलब्ध कराना था। ये फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2013 में PMGSY के दूसरे चरण फेज़ 2 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये केंद्रीय जो
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। ठीक है, डेट 18 दिसंबर 2019 को। किसने? मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, PMGSY के चरण थर्ड के चारों लक्ष्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक मेजर रूरल लिंक के माध्यम से 1,25,000 किमी लंबाई तक सड़कों का समेकन कंसोलिडेशन करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण कस्बा बाजारों, उच्चतर ये सब अस्पताल बस्तियों को जोड़ा जाना है। ठीक है, इसकी अनुमानित लागत जो है 80,250 करोड़ है। ये कब से? 2019-20 से चलकर 2024-25 तक चलेगा, मतलब 5 वर्षीय योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो बात कर लेते हैं, इसमें केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपए तथा राज्य का 26,450 करोड़ है। ठीक है, अनुपात देख लें तो केंद्र और राज्य में तो 60%, 60:40 है, मतलब 60% केंद्र और 40% राज्य। ठीक है, और यही मतलब पूर्वी और हिमालयी राज्यों में बात करें तो 90:10 है। ठीक, 90 केंद्र का और 10 राज्यों का। ये पूर्वी राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो मतलब तीसरे चरण का अधिवर्ष है, ये याद रखिएगा 2019-20 से 2024-25 तक। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं बस। इसमें झारखंड में 81 सीटें हैं विधानसभा में। 9 अनुसूचित जाति के लिए तथा 28 अनुसूचित जनजाति के लिए, ये मतलब आरक्षित सीटें हैं, रिजर्व। ठीक है, 9 अनुसूचित के लिए और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि जनजाति ट्राइब्स एरिया झारखंड में बहुत है, तो जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें प्राप्त हुई। टोटल सीटें कितनी थी अभी हमने देखी? 81 सीटें थी। ठीक है, तो 30 इसको प्राप्त हुई। ठीक है, वर्ष 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटें प्राप्त हुई थी। इसको 2014 में 19 प्राप्त हुई थी। फिर वर्तमान चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को कुल 25 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 2014 में 37 सीटें प्राप्त थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त गठबंधन को कुल 47 सीटें प्राप्त हैं, तो इन लोगों की सरकार बन गई। ठीक है, बहुमत प्राप्त झामुमो, कांग्रेस, राजद और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये डेट याद रखिएगा 29 दिसंबर 2019 को। ठीक है, उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन इससे पूर्व जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संबोधित कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुशासन सूचकांक 2019। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सुशासन सूचकांक मतलब, इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन तथा राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक कदमों के प्रभाव से अवगत कराने का एक रूप साधन है। ठीक है, कैसी प्रशासन व्यवस्था चल रही है राज्यों में। सुशासन सूचकांक 2019 विकास प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सुशासन केंद्र हैदराबाद, ठीक है, इस सुशासन केंद्र जो है हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों, मतलब बड़े और फिर बड़े राज्यों को, फिर पूर्वोत्तर जो पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य है, और फिर तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है,
तो सुशासन 2019 सुशासन सूचकांक 2019 जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश है को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया इसको, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश में नहीं शामिल किया गया। सुशासन सूचकांक में निम्नलिखित 10 क्षेत्रों मतलब 10 सेक्टर में शामिल किया। नागरिक केंद्रित शासन, ये एक संकेतन। तो हम लोग पहले इधर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा जो है कृषि, मतलब कृषि एवं संबंध क्षेत्र 6 संकेतक। और वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जनसुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, ठीक है। इन उपयुक्त 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में कुल 50 संकेतक शामिल किए गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग का निर्धारण कुल 9 प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। तथा इस हेतु नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस नामक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। मतलब 10 थे टोटल, तो उसमें से एक को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र के तहत अभी तक केवल एक ही संकेतक की ही पहचान हो सकी है, ठीक है। तो केवल 9 को अब इसमें देख लेते हैं। ये सूचकांक हैं। बड़े राज्यों की बात हो रही है, तो बड़े राज्यों में देख लेते हैं। सूचकांक शीर्ष 5 की बात की गई है, तो तमिलनाडु ये बड़े राज्यों में टॉप पे है, ठीक है। और पूर्वोत्तर और पूर्वी और पहाड़ी जो हैं उनमें हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। और केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी टॉप पे है, ठीक है। मतलब पहला स्थान मिला है। दूसरे पे बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है। और इधर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है दूसरे पे। और तीसरे पे जो मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है दूसरे पे, ठीक है, इस सुशासन सूचकांक में। फिर बड़े राज्यों में कर्नाटक और पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा तीसरे पे। और दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे पे इसको सुशासन सूचकांक में स्थान मिला है। छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथे पे मिला है बड़े राज्यों में। आंध्र प्रदेश को 5वें स्थान पे। मतलब सबसे अच्छा सुशासन तमिलनाडु में चलता है, ठीक है, बड़े राज्यों में। और इधर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में इस पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में। तो इसमें जो चौथा पोजीशन मतलब चौथा स्थान है मिजोरम का है पहाड़ी राज्य में। और फिर 5वां सिक्किम का। इधर देख लेते हैं दिल्ली के बाद चौथा दमन एवं दीव है, सुशासन सूचकांक में स्थान मिला है। और 5वें पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बेहतर सुशासन जो है ये पांडुचेरी का है। और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में हिमाचल प्रदेश का। और बड़े राज्यों में तमिलनाडु का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है। देख लीजिए आप लोग, 17वां स्कोर इसका 4.25 रहा है। बहुत इसमें पीछे है सुशासन में, ठीक है। तो इसीलिए इसका रैंकिंग देख लीजिए, बहुत 17वां स्थान मिला है बड़े राज्यों में। तो समझ लो सबसे पीछे है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं सहायक क्षेत्र की रैंकिंग में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र में इसमें 7वें स्थान पे है। वाणिज्य एवं उद्योग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पे है। वाणिज्य एवं उद्योग मतलब अगर 1 by 1 की बात की जाए, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में अंतिम स्थान अर्थात 18वें स्थान पर रहा है। किसमें? सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक आधारभूत ढांचा उपयोगिताएं रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पे। और आर्थिक प्रशासन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर। तो ये इतने मतलब रैंकिंग आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो यही आप लोग देखिए केवल ओवरऑल ये जो संयुक्त रैंकिंग में जारी हुआ था 17वां स्थान, ठीक है। अब इसमें इधर देख लेते हैं
रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने के प्रमाण 1882 ईस्वी से ही मिलते हैं, जब 1882 से ही, ठीक है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1857 की धारा 3 के तहत 1957 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को संविधिक बल घोषित किया गया। ठीक है, तत्पश्चात वर्ष 1985 में इसे भारत का सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स घोषित किया गया। फिर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, 4 दिसंबर 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को समूह ए सेवा का दर्जा देने का निर्देश दिया था। ठीक है, ग्रुप ए सर्विसेज स्टेटस। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इसमें यही इतना है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ रेल मंत्रालय ने उपयुक्त वाणिज्य समूह ए कैडर का भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा IRPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज नाम दिया गया। ठीक है, इसको। फिर है भारतीय पोषण कृषि कोष। भारतीय पोषण कृषि कोष, इसमें बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDG 2, इसमें शून्य भूख। ठीक है, SDG 3 का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। SDG 6 का मतलब है शुद्ध जल और स्वच्छता की। देश में विकास है तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, BMGF के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई। ठीक है, इसके द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना के 2 घटक हैं, खाद्य एटलस का विकास और दूसरा है जो पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए आवश्यक कार्यों का दस्तावेजीकरण। ठीक है, पहला खाद्य एटलस का विकास, दूसरा ये है पोषण अभियान है जन आंदोलन के आशाजनक कार्यों का दस्तावेजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेहतर पोषण संबंधी परिणामों हेतु देश के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के भंडार के रूप में कार्य करना है। इसके 3 भाग हैं। ये वर्तमान में उगाई जा रही फसल, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर है इसमें कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अनुसार भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने हेतु 5 सूत्री कार्य योजना का लागू करना होगा। यह 5 सूत्री कार्य योजना देख लीजिए जरा। इसमें महिला गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए कैलोरी युक्त समृद्ध आहार सुनिश्चित करना, महिलाओं एवं बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन को शामिल किया जाना, विटामिन A, विटामिन B, लौह तत्व एवं जिंक जैसे सूक्ष्म पोषकों की कमी से होने वाली भूख को समाप्त करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, विशेष रूप से 100 दिन से कम आयु के बच्चों वाले गांव में महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूक बनाना। ये सब इसके जो ये 5 सूत्री कार्य योजना थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पार्ट, राज्यसभा का 250वां सत्र। ये 250वां सत्र था राज्यसभा का अब तक। ठीक है, भारतीय संसद के राज्य उच्च सदन मतलब अपर हाउस की बैठक 13 मई 2000, मतलब पहली बैठक जो थी ये 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। ठीक है, अब तक ये 250वां सत्र था। राज्यसभा के 249वें सत्र का अंत तक इसकी कुल 5466 बैठकें हो चुकी थी। पिछले 67 वर्षों के दौरान राज्यसभा द्वारा 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित कुल 3817 विधेयकों को पारित किया गया। ठीक है, स्मरणीय तथ्य, 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, 18 नवंबर 2019 को। ठीक है, यह सत्र राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र था। ठीक है, यही 250वां सत्र था।
ये डेट याद रखिएगा 18 नवंबर 2019। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। इस सत्र के दौरान 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला, ठीक है। फिर है, इस सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.5 तारांकित प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। 29% समय विधेयकों को पारित करने में व्यतीत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्र के दौरान पिछले 67 वर्षों में पहली बार सदस्यों द्वारा मूल भारतीय भाषाओं यथा हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली और संथाली में अपनी बात रखी गई, ठीक है। ये मतलब पहली बार सदस्यों द्वारा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भारतीय संविधान के अंगीकरण अडॉप्शन ये 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय सभागार सेंट्रल हॉल को 26 नवंबर 2019 को दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। राज्यसभा के 250वें सत्र के आयोजन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 250 रुपये का चांदी का सिक्का तथा 5 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया गया। तो 250वीं जब मतलब सत्र था तो रामनाथ कोविंद सर ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 250 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया और 5 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो है मतलब हनवी वैट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल गैर कानूनी संघ घोषित। इसमें देख लेते हैं क्या है भाई। मेघालय राज्य 2010-11 से उग्रवाद का सामना कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। मेघालय जो राज्य है ये उग्रवाद का सामना कर रहा है बहुत टाइम से, पिछले 10 वर्षों से। वर्तमान में राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी तथा हनवी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है। इनकी हिंसात्मक एवं गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय सरकार बड़े कदम उठाती रहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने हनवी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है, ठीक है। इसको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर HNLC एवं संबंधित गुटों एवं संगठनों को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया, ठीक है, अनलॉफुल एसोसिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इसमें इतना याद रखिएगा, उसको मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए अब अगला सिरेरी नदी पुल, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में सिरेरी नदी पुल ब्रिज का उद्घाटन किया था इन्होंने, ठीक है। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन BRO ब्रह्मांक परियोजना के तहत किया गया है, ठीक है। ये परियोजना ब्रह्मांक परियोजना के तहत BRO अरुणाचल प्रदेश में 4 परियोजनाओं वार्तक, अरुणांक और उदयक ब्रह्मांक का संचालन भी कर रहा है यहीं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश की सिरेरी नदी पर किया गया है ये पुल, ठीक है। नदी याद रखिएगा, सिरेरी नदी है। इस पुल की लंबाई जो है 200 मीटर है। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने का मतलब पुल का मेन उद्देश्य है दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ना। बाकी सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब रबंग पुल का उद्घाटन भी आप लोग देख लीजिएगा, रबंग पुल याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने राज्य के ऊपरी सियांग जिले में रबंग पुल
का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन 2000 BRO का ब्रह्मांक परियोजना के तहत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा किया गया। ठीक है। इसके मिगिंग टूटिंग सड़क पर स्थित यह पुल ITBP तथा भारतीय सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। ये अब भारत का नया मानचित्र, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 संघ मतलब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र, ये 9वां संस्करण जारी हुआ है। 2019 जारी किया गया। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ठीक है। और इसमें ज़्यादा ये जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में 2 जिले कारगिल और लेह ही हैं, सिर्फ 2 ही जिले लद्दाख में, जबकि पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जिले शेष बाकी के सारे मतलब जम्मू एवं कश्मीर में शामिल हो गए। ठीक है। बाकी के जो भी जिले हैं, 2 जिले छोड़कर कारगिल और लेह। ठीक है। अगला पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट लेह जिले के राज्य क्षेत्र में विद्यमान जम्मू कश्मीर राज्य के निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे। गिलगिट होगा और गिलगिट वजारत चिलास जनजातीय राज्य क्षेत्र एवं लेह और लद्दाख कारगिल के वर्तमान राज्य क्षेत्र के सिवाय। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अब वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर में 14 जिले थे, जिन्हें 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया। जब 1947 के में समय जम्मू कश्मीर में 14 जिले थे और 2019 तक 28 जिलों में इनको पुनर्गठित किया गया था। तो भारत में अब ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। क्योंकि इसके ये जो जब इसका विभाजन हुआ इस वजह से। अब आते हैं बंजर भूमि एटलस 2019। बंजर भूमि में देखते हैं क्या है। बंजर भूमि एटलस वेस्टलैंड एटलस भू संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से वर्ष 2000 से ही प्रकाशित किया जा रहा है। अब तक इसके 4 संस्करणों का प्रकाशन क्रमशः 2000 में हुआ, 2005, 2010 एवं वर्ष 2011 में हो चुका है। इसमें कुछ स्मरणीय पॉइंट देख लेते हैं। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस के 5वें संस्करण को जारी किया। ठीक है। 5वें संस्करण को बंजर भूमि एटलस किसने? यही नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस एटलस के अनुसार देश में बंजर भूमि वर्ष 2008-9 के 56.60 मिलियन हेक्टेयर देश का 17.21% भाग भौगोलिक क्षेत्र था 2008 और 9 के समय में। ये बंजर, ठीक है, बंजर भूमि से कम होकर अब 2015-16 में 55.76 मिलियन हेक्टेयर अब देश का 16.96% भौगोलिक क्षेत्र हो गया है। मतलब 17.21% था देश का, अब कम होकर 2015-16 में 16.96 हो गया है। ठीक है। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को गैर बंजर भूमि की श्रेणी में परिवर्तित किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। बंजर भूमि में इन्होंने सकारात्मक बदलाव लाया है, इतने सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतर बंजर भूमि को फसली भूमि और फिर वन सघन खुला भूमि, वन वृक्षारोपण में वृक्षारोपण
औद्योगिक क्षेत्र आदि में बदल दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फसली भूमि में चेंज हुआ है। और भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.29 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति की बात हो रही है ये। ठीक है, भारत में 0.12 और वर्ल्ड में 0.29 हेक्टेयर। अब आते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2017 क्या बोलती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना, ये याद रखिएगा, 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहणकर्ता के रूप में की गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81 एवं गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 के अनुशंसा के आधार पर की गई। यह ब्यूरो समय समय पर भारत के अपराध से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 31 अक्टूबर 2019 को NRCB ने भारत में अपराध 2017 क्राइम इन इंडिया 2017 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, शीर्षक का नाम भारत में अपराध 2017। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में कुल 50,07,044 संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए हैं। ठीक है, इसमें वर्ष 2016 की तुलना में 3.6% वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कुल 30,62,579 मामले भारत दंड संहिता IPC के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश 10%। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है 9.4%, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है 8.8%। ठीक है, इन तीनों में इंडिया में सब सर्वाधिक मतलब ये मामले दर्ज किए गए हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की कुल संख्या ज़्यादा है, ये भी 3,62,849 रही, जिनमें सर्वाधिक इसमें भी उत्तर प्रदेश ही है सबसे ज़्यादा 15.6%, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र है 8.9%, फिर तीसरे पे इसमें पश्चिम बंगाल है। ठीक है, किसमें, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, ये इंडिया के टॉप जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की पंजीकृत किए गए हैं मामले। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों के विरुद्ध। अगला पॉइंट, बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों बराबरी पे हैं, दोनों 14.8% शीर्ष पर हैं दोनों। वहीं बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक, बुजुर्गों के खिलाफ, बच्चों में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों शीर्ष पर हैं। फिर है अनुसूचित जातियों से संबंधित अपराध के मामले, जो मतलब ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, इनके मामले में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पे है। ठीक है, 26.5। साइबर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश ही सबसे टॉप पे है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं हर एक क्षेत्र में। एवं आर्थिक अपराधों के मामले में, जो आर्थिक अपराध हैं ये राजस्थान में है। ठीक है, सिर्फ। और फिर भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए, जबकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कौन सा वो राज्य है जहां एक भी भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। सिक्किम है। ठीक है, सही आंसर। फिर है कर्नल चेवांग सेतु। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है भारत सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत है। ठीक है, इस क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा, कोई भी मौसम हो कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, साथ ही यह सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, सीमा क्षेत्रों हेतु। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट।
कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का निर्माण, सेतु का मतलब पुल, सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा हिमांक परियोजना के तहत श्योक नदी पर किया गया। ये नदी याद रखेगा, जो कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु है ये श्योक नदी पर किया गया है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी। दुर्गम इलाके में पुल निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए इसे माइक्रो पाइलिंग तकनीक की द्वारा निर्मित किया गया, माइक्रो पाइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह 430 मीटर लंबा पुल, ठीक है, 430 मीटर लंबा पुल काराकोरम और चांगचेनमो पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह पूर्वी लद्दाख में दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, मतलब पुल लगभग 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल, मतलब हाईएस्ट मल्टी स्पेन परमानेंट ब्रिज है, ठीक है। इस पुल का नाम कर्नल चेवांग रिनचेन रखा गया। मतलब इस क्यों रखा गया ये कर्नल चेवांग रिनचेन भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था, ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये पुल का नाम मतलब रखा गया, लायन ऑफ लद्दाख। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब सियाचिन पर्यटन, इसमें देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की। यह घोषणा कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, ठीक है, इसके उद्घाटन के समय। और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये सियाचिन ग्लेशियर विश्व का। यहाँ हो भी चुकी है, मतलब कारगिल में वार हुआ था इस समय, ठीक है। आप पर्यटक सियाचिन बेस कैंप 11,000 फीट से कुमार पोस्ट 15,000 फीट तक यात्रा कर सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर, जो कि पॉइंट NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आ जाते हैं हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर 2019 को तथा 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019। इसमें 2 नवंबर हरियाणा का और 9 नवंबर 2019 को समाप्त होता है। इससे पूर्व चुनाव कराने की अनिवार्यता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितंबर 2019 को इन राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 31 अक्टूबर 2019 को हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। हरियाणा में राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है। हालांकि भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी 40 सीट के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी तथा कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन कर लिया, ठीक है। 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जबकि जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक। और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं देखते हैं। अब आते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पे 2019। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक एक नए समावेशी भारत, ए न्यू इंक्लूसिव इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा।
इस सूचकांक के माध्यम से नवाचार के प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता तथा उनके नवाचारी कार्यों के परिणाम दोनों का परीक्षण किया गया है। ठीक है, राज्यों के परिवेश अनुकूलता तथा नवाचारी कार्यों के परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 0 से 10 तक 100 के पैमाने स्केल पर स्कोर प्रदान किए गए, जहां नवाचार के संदर्भ में 0 सबसे खराब प्रदर्शन, ठीक है, और 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इंगित करता है। तो देख लेते हैं किसको किसको मिला है। बड़े राज्यों में कर्नाटक स्कोर 35.65 ये प्रथम स्थान पर रहा तथा झारखंड 6.20 अंतिम 17वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये अंतिम बड़े राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, अगर बिना किसी वर्गीकरण के सभी राज्यों का मूल्यांकन, मतलब किसी बड़े या छोटे या केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं, सिर्फ सभी राज्यों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए तो इस दृष्टि से दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य है। ठीक है, दिल्ली। अब इसमें देख लेते हैं टेबल में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 शीर्ष 3 बड़े राज्य कर्नाटक, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। पहाड़ी राज्यों में देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में इसमें सिक्किम को पहला स्थान मिला है इनोवेशन इंडेक्स में, और हिमाचल प्रदेश को दूसरा, और तीसरा उत्तराखंड को। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, और ओवरऑल अगर सबको एक साथ मिला के देखें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, फिर है दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे गोवा। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, इसका शॉर्ट फॉर्म में सुमन बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। देश में प्रतिवर्ष गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान मातृ एवं शिशु मृत्यु की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। इनकी रोकथाम है समय समय पर सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माताओं एवं नवजात, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, याद रखिएगा। इन्होंने माताओं एवं नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया। इसमें मतलब इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के दौरान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में मातृ एवं शिशु मृत्यु के रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, मतलब रोकथाम, भुगतान, जो मृत्यु की रोकथाम माता की और बच्चे की दोनों की भुगतान रहित सम्मानजनक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत माताएं और नवजात शिशुओं प्रसव के 6 महीने के बाद निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा। ठीक है, प्रसव के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु ना हो। बस इसका मेन यही लक्ष्य है। ठीक है, अब है देखते हैं इसमें इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, MMR ये नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण। ठीक है, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 अक्टूबर 2019 में पहली बार, वैसे ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पोषण सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा जारी किया गया। ठीक है, भारत सरकार। सर्वेक्षण यूनिसेफ द्वारा समर्थित है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये 30 संघ राज्य क्षेत्रों में एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण डिजाइन का उपयोग करते हुए संचालित किया गया। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 35 बच्चे प्रतिशत ठिगने थे। ठीक है, 17% बच्चों की लंबाई कम थी, अनुपात वजन कम, और 33% बच्चे सामान्य से कम वजन थे। ठीक है, यही इसमें सब था।
5 वर्ष से कम उम्र के 2% बच्चे मोटे थे। 5 से 9 वर्ष के बच्चों में 22% ठिगने, 10% सामान्य वजन से कम थे, 23% बच्चे दुबले थे, ठीक है। और 10 से 19 वर्ष का जो भी बच्चे थे वो 24% बच्चे दुबले तथा 5% बच्चे अधिक वजन के थे, ठीक है। तो ये मतलब इसमें इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके सर्वेक्षण जो किया गया इसके अनुसार 0 से 4 वर्ष के 41% बच्चे, ठीक है, 5 से 9 वर्ष के 24% तथा किशोर उम्र 10 से 19 के 28% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे। देख लीजिए, एनीमिया से ग्रसित थे इतने बच्चे, ठीक है। 40% किशोरियाँ तथा 8% किशोर भी एनीमिया के शिकार थे, ठीक है। और इस ये देख लेते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबंधित एवं सर्वे, ठीक है। अक्टूबर 2019 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबंधित सर्वे 2015 से 19 जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO, द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने दृष्टिबाधिता के मामले में लगभग 52% की कमी की है, ठीक है। ये अच्छा है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50 वर्ष के ऊपर के लोगों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण मोतियाबिंद है, कारक मोतियाबिंद। सर्वेक्षण के मुताबिक देश की कुल आबादी 36% लोग दृष्टिहीन है, जबकि 2006 से 7 में यह संख्या 68% थी, ठीक है। तब से मतलब अब तक कुछ कम हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वे के अनुसार मोतियाबिंद 66.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारक है। सबसे बड़ा कारक जो है ये यही है हमारा मोतियाबिंद, ठीक है, 66.2% मामलों में। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन पर्व 2019। पर्यटन देख लेते हैं इसमें क्या है। पर्यटन के लाभ पर ध्यान आकृष्ट करने देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने तथा सभी के लिए पर्यटन का सिद्धांत लागू करने के उद्देश्य के साथ पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया, ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के दौरान टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे 2018 के दौरान। यह पिछले वर्षों की अपेक्षा 29.6% वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 अक्टूबर 2019 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय 2 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य पूरे देश में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने का साथ साथ सभी के लिए पर्यटन का संदेश प्रसार करना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। ये महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को समर्पित है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटन के 3 घटक हैं, ठीक है। अब पहला है देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन और पर्यटन एवं प्रशासन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पर्यटन पर्व के दिल्ली चरण के आयोजन का मतलब दिल्ली लेक का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य लाजपत लान में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 विश्व की 140वीं अर्थव्यवस्था में भारत 34वें स्थान पे है। मतलब इसमें बात करी जाए पर्यटक प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, इस मामले में अर्थव्यवस्था में इसकी 34वें स्थान पे है भारत 140 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण स्वच्छता रणनीतिक
रणनीति 2019 से 2032 तक, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता रणनीति भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 2029 रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी 2019 से 2029 तक को लॉन्च किया। यह रणनीति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के माध्यम से स्वच्छता संबंधी व्यवहार में हुए परिवर्तन को बनाए रखने का ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बात करते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10 वर्षीय रणनीति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सरकार एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसके तहत खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस श्रेणी की खुले में शौच से मुक्त प्लस श्रेणी की प्राप्ति है तो सरकारी स्थायी सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं एवं अन्य संबंधित धारकों के मार्गदर्शन के रूप में रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह रणनीति सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंध है, ठीक है। इसका फिर है भारत पिछले वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त किए गए खुले में शौच से मुक्त दर्जे को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के तहत ODF श्रेणी का ODF प्लस श्रेणी के रूप में उन्नयन किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है, ठीक है। भारतीय रेल जो है हमारी, ये विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है। इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों का आवागमन तथा लगभग 3 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव होती है। भारत का रेलवे नेटवर्क 68,442 किमी से अधिक लंबा है, देख लीजिए कितना ज़्यादा, जिस पर लगभग 22,000 रेलगाड़ियाँ प्रतिदिन चलती हैं। 22,000 रेलगाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर भारतीय रेल द्वारा भी स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों के द्वारा यात्रा अनुभव में सुधार करना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ही रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत 2019 नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानदंडों का आकलन करके तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय रेलवे के 720 स्टेशनों को आच्छादित कवर किया गया है। सर्वेक्षण में नॉन सर्बन ग्रुप श्रेणी के तहत जयपुर रेलवे स्टेशन को पहली रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। जयपुर को 720 स्टेशनों में, ठीक है। जोधपुर तथा दुर्गापुर को क्रमशः दूसरी तथा तीसरी, जोधपुर को दूसरी और दुर्गापुर को तीसरी, जयपुर को पहली, जोधपुर को दूसरी और दुर्गापुर को तीसरी, ठीक है। और SG श्रेणी में अंधेरी मुंबई को पहली, वो नॉन SG थी, ठीक है। और SG में अंधेरी मुंबई में पड़ता है स्थान पहली, और इसको मैं पहली, और विरार को दूसरी तथा नायगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। इसमें और आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला स्टेशन शाहजहाँपुर है, ठीक है। यूपी का सबसे क्लीन साफ सुथरा रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है यूपी में। इसमें समग्र रैंकिंग में 21वां स्थान मिला है। ओवरऑल इंडिया में देखी जाए सभी स्टेशनों में 720 में देखा जाए जितनों को कवर किया गया है, तो शाहजहाँपुर को टोटल में से 21वां स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट, और जबकि फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या हो गया है, इसको 22वां स्थान प्राप्त है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SQI। इसमें देख लेते हैं नीति आयोग द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में किए गए विविध प्रयासों का सटीक संकलन कर उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर क्रियाविधियों का निर्माण करना है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा ये नीति का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, इसमें देख लेते हैं किसको कितनी रैंकिंग मिली है, थोड़ा और देख लेते हैं। ये प्रथम संस्करण था इसका। ठीक है, नीति आयोग के ये जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये प्रथम संस्करण है। इस सूचना को विकसित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व बैंक तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सहयोग किया। इस सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन किसको पोजीशन मिली है। तो राज्य में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम 3 राज्य केरल को पहला मिला है, बड़े राज्यों में राजस्थान दूसरा और कर्नाटक तीसरा बड़े राज्यों में। ठीक है, अंतिम बड़े राज्यों में, अंतिम मतलब अंतिम जो लास्ट के 3 हैं पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में सबसे नीचा मतलब सबसे लास्ट स्थान मिला है। छोटे राज्यों में देख लेते हैं, छोटे राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पे है, दूसरे पे इसमें देख लीजिए केरल, राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, और छोटे राज्यों में मणिपुर है पहले पे, त्रिपुरा दूसरे पे, गोवा तीसरे पे। ठीक है, छोटे राज्यों में मणिपुर, फिर दूसरे पे त्रिपुरा, तीसरे पे गोवा। और सबसे नीचे से देख लेते हैं तो सिक्किम छठे पे और 7वें पे मेघालय, 8वें पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे नीचे है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सूचकांक जारी किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं चंडीगढ़ को पहला स्थान, दादरा एवं नागर हवेली को दूसरा, दिल्ली को तीसरा। पहले पे चंडीगढ़, दूसरे पे दादरा नागर हवेली और तीसरे पे दिल्ली। ठीक है, और लास्ट के देख लेते हैं 5वें पे दमन और दीव, छठे पे अंडमान निकोबार, 7वें पे लक्षद्वीप। सबसे लास्ट जो है सबसे नीचा का स्थान मिला है लक्षद्वीप को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। इसमें जो कह रहा है वृद्धिमान प्रगति रैंक आधार वर्ष 2015-16 और संदर्भ 2016-17 के मध्य की बात कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं बड़े राज्यों में हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश। ठीक है, छोटे मतलब नीचे से झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक। हरियाणा, असम, उत्तराखंड, नीचे से झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक। इसमें यह समझ लीजिए कि वृद्धिमान प्रगति रैंकिंग देख रहा है। प्रगति मतलब कौन प्रगति कर रहा है। ठीक है, पिछले आंकड़ों के 15-16 के संदर्भ में जो प्रगति कर रहा है उनके बारे में केवल बात की गई है। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन है, मेघालय है पहले पे, नागालैंड दूसरे पे और गोवा तीसरे पे। और देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश वैसे भी ओवरऑल भी पीछे है और प्रगति में भी पीछे ही है, सबसे लास्ट। ठीक है, तो छठे पे सिक्किम है, 7वें पे मिजोरम है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव पहले पे है और दादर एवं नागर हवेली दूसरे पे, पांडिचेरी तीसरे पे, लक्षद्वीप 5वें पे लास्ट से और चंडीगढ़ लास्ट में छठे पे, 7वें पे सबसे लास्ट में प्रगति में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान किए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत किसानों हेतु एक पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। ये ऐतिहासिक निर्णय था।
इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY का शुभारंभ किया। यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है। 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह एक स्वैच्छिक और एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिससे 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले देश के सभी छोटे एवं सीमांत मार्जिनल किसान लाभान्वित होंगे। ऐसा अनुमान है कि इस योजना के लागू होने के प्रथम 3 वर्षों के लगभग 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता PM किसान योजना के तहत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त होगी। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की जो आयु रखी गई है ये 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारण पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। जब 60 वर्ष की आयु आप लोग मतलब जो प्राप्त कर लेगा उसको, ठीक है, 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित आय पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत एक खास बात यह भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना से प्राप्त लाभ सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब मंथली भी अपना अंशदान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना मतलब रखा गया निर्धारित की गई है राशि। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक नवोन्मेषी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि में अपने अंशदान के रूप में 10,774.50 करोड़ रुपए व्यय करेगी, ठीक है। ये सरकार इतना अंशदान व्यय करेगी। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा है वीडियो, एक बात आप लोग सुन लीजिएगा कि ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घटना चक्र सीधा जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के वनडे एग्जाम्स में वो सीधे सीधे यहीं से आप लोगों से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस सीरीज में पूरी देखिए और बहुत जल्द इसको फिनिश हो जाएगी। ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे मान के चलिए। अगर आप लोगों ने इधर उधर से कहीं से पढ़ा भी है तो ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोगों को रिकवर कर देंगी और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो मतलब इसी से क्वेश्चन जो निकले हुए हैं करंट के उनको अगले वीडियो में साथ लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। चैनल पे कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।